नमस्कार दोस्तों, राजस्थान लोक सेवा आयोग के माध्यम से एक वैकेंसी निकाली गए हैं कॉलेज लाइब्रेरियन और कॉलेज पीटीआई के लिए। तो जैसा आप देख सकते हो 40 वैकेंसी यहां पर निकाली गई 40 पोस्ट के लिए। इसमें क्या क्या योग्यता रहेगी, क्या एलिजिबिलिटी है, सारी इंफॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। तो ध्यान रखिएगा, इसमें ये जो 6 तारीख को इसका नोटिफिकेशन जारी किया गया था, वो 6 तारीख में उन्होंने बोला था कि हम लोग 20 पीटीआई और 20 जो है पुस्तकालय अध्यक्ष यानी कि लाइब्रेरियन के लिए हम लोग वैकेंसी निकाल रहे हैं। तो आप जो एलिजिबल है इसमें आप फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन पोस्ट कितनी आई है उसके बारे में बता देता हूं। देखो, पीटीआई के बारे में बात करें तो फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर की बात करते हैं, वो 20 यहां पर पोस्ट आई हैं, अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से बांटी गई है, जिसमें जनरल के लिए यहां पर जो मेल है उनके लिए 7, वुमेन के लिए यहां पर 2, विडो के लिए 1 और उसके अलावा यहां पर एससी के लिए जनरल में 3, मतलब मेल के लिए। बाकी का कोई भी इसमें पोस्ट नहीं दी गई है। एसटी के लिए बात करूंगा तो सिर्फ 2 पोस्ट यहां पर रखी गई है। ओबीसी के लिए यहां पर जनरल के लिए 3 और वुमेन के लिए यहां पर 1 पोस्ट यहां पर रखी गई है। बाकी का यहां पर ईडब्ल्यूएस में 1 पोस्ट यहां पर रखी गई है। लाइब्रेरियन की अगर बात करते हैं तो लाइब्रेरियन में भी 20 यहां पर सीटें दी गई हैं, जिसमें जनरल कोटे में यहां पर 7 आती है, जनरल की वुमेन्स की आती है यहां पर 2 सीटें और विडो की यहां पर 1 सीट। उसके अलावा अगर एससी की बात करें तो टोटल मिला के उसी तरह से सीटें रखी गई हैं जैसे यहां पर पीटीआई की रखी गई है, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं है। जैसे आप देख सकते हो यहां पर भी वही सीटें हैं, ठीक है। तो इसको आप थोड़ा सा अच्छे से देख लीजिए। अगर जिस आप कैटेगरी में फॉर्म भरना चाहते हो वहां पर आप इसके लिए अगर एलिजिबल हैं तो आप फॉर्म डेफिनेटली भर सकते हो। आगे बात करते हैं कि इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा। तो ध्यान रखना, सबसे पहले मैं बता रहा हूं पीटीआई के बारे में। तो ये पीटीआई के लिए है। तो पीटीआई में सबसे पहले यहां पर आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स में, या फिर फिजिकल एजुकेशन और स्पोर्ट्स साइंस में 55% मार्क होने चाहिए। 55% मार्किंग तो आपको करनी ही पड़ेगी, ध्यान रखना। या फिर इसके अलावा आपने ऐसी कोई भी डिग्री कर रखी है उसमें भी इतने ही मार्किंग आपको चाहिए ही चाहिए। उसके अलावा यहां पर रिकॉर्ड ऑफ हैविंग रिप्रेजेंटेटेड द यूनिवर्सिटी कॉलेज एट द इंटर यूनिवर्सिटी या इंटर कॉलेजिएट कंपटीशन में, अगर आपने कभी भी अगर कॉलेज की तरफ से खेलते हुए आपने रिप्रेजेंट किया है किसी भी गेम को, चाहे वो कोई भी हो, स्टेट हो, नेशनल हो या फिर इंटर यूनिवर्सिटी का कोई भी गेम हो, तो फिर आप इसमें एलिजिबल कर सकते हो। ध्यान रखना, नहीं तो आप एलिजिबल नहीं हो। उसके अलावा आपके पास यूजीसी नेट के द्वारा एनईटी नेशनल एजुकेशन एलिजिबिलिटी टेस्ट क्लियर किया होना चाहिए। यहां पर जरूरी है, नेसेसरी है, इन्होंने क्लियरली बोला। उसके अलावा इन्होंने ये भी बोला है कि आप सेट का एग्जाम अगर आपने दिया है, अगर आप सेट में क्लियर हो तो भी आप जा सकते हो, या एसएलईटी के लिए भी आप एलिजिबल होंगे। और उसके अलावा अगर आप पीएचडी धारक हैं, अगर आपने पीएचडी भी कर रखी है जिसमें फिजिकल एजुकेशन होना चाहिए उसमें, या फिजिकल एजुकेशन स्पोर्ट्स या स्पोर्ट्स साइंस में अगर आपने पीएचडी भी की है तो भी आप इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। बट इसमें कुछ चीजें दी गई है पीएचडी के लिए, तो ध्यान रखना। यहां पर पीएचडी लोगों के लिए ये बोला गया है, जो भी कैंडिडेट पीएचडी के हिसाब से यहां पर फॉर्म भर रहा है, डिग्री जो है उनकी अगर 11 जुलाई 2009 से पहले की है तो आपको कुछ चीजें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। अगर आप पीएचडी के होल्डर हैं और आप इसका फॉर्म भरना चाहते हैं तो इसमें इन्होंने क्या बोला है, अगर आप पीएचडी डिग्री ऑफ द कैंडिडेट हैज बी अवॉर्डेड इन रेगुलर मोड के हिसाब से आपके पीएचडी होनी यहां पर चाहिए। दूसरी तरफ है पीएचडी दीज हैज बीन इवेल्युएटेड बाय 8 लिस्ट 2 एक्सटर्नल एग्जामिनर, यानी कि 2 एक्सटर्नल जो जितने भी हैं उसके एग्जामिनर के तौर पर वहां पर सही साबित होना चाहिए। उसके अलावा यहां पर ओपन पीएचडी की बात करें तो जो वाइवा वोची है ऑफ द कैंडिडेट हैज बीन कंडक्टेड, यानी कि वाइवा वोची आपका होना ही चाहिए अगर आपने ओपन पीएचडी कर रखी है। उसके अलावा द कैंडिडेट हैज पब्लिश 2 रिसर्च पेपर फ्रॉम हिज एंड हर PhD work out of which at least 1 is in the referred journal। जो भी आपने कभी भी रिसर्च पेपर कर रखे हैं, 2 पेपर दे रखे हैं जिसमें 1 पेपर जो है आपको यहां पर रेफरीड करना पड़ेगा, ध्यान रखना। फिर आता द कैंडिडेट हैज प्रेजेंटेड एट लिस्ट 2 रिसर्च पेपर इन कॉन्फ्रेंस एंड सेमिनार बेस्ड ऑन हिज एंड हर पीएचडी वर्क। पीएचडी वर्क के ऊपर आप जो भी रिसर्च पेपर बनाते हो उसके एटलीस्ट 2 रिसर्च पेपर पे आप लोगों को जो कॉन्फ्रेंस या सेमिनार है उसके बेस में होना चाहिए, आपने वो प्रेजेंट करना ही पड़ेगा। तो यहां पर दिया गया द फुलफिलमेंट ऑफ दीज कंडीशंस A to E इज टू बी सर्टिफाइड बाय द रजिस्ट्रार और द डीन,
यानी कि जो यूनिवर्सिटी का डीन है या रजिस्ट्रार के हिसाब से आपको रजिस्टर्ड कराना पड़ेगा या यहाँ पर आपको अटेस्टेड कराना पड़ेगा। ठीक है, ये सारी चीजें हो गई। उसके अलावा यहां पे उन्होंने बोला नंबर 4 पॉइंट की एनईटी, एसएलईटी और सेट शेल आल्सो नॉट बी रिक्वायर्ड फॉर सच मास्टर प्रोग्राम्स इन डिसिप्लिन्स फॉर विच एनईटी, एसएलईटी या सेट is not conducted by the UGC या CSIR और similar test accredited by the UGC like SLET या SET। इस हिसाब से आपको जो है फॉर्म नहीं भरना चाहिए, अगर है तो आपको दिक्कत हो सकती है। उसके अलावा अगर फिजिक्स आप पीटीआई है तो पास द फिजिकल फिटनेस टेस्ट कंडक्टेड इन अकॉर्डेंस विद दीज रेगुलेशंस। तो अगर आपका जितने भी जो रेगुलेशन दिए गए हैं उसके हिसाब से आपका पीटीआई का आपका जो टेस्ट है वो निकला होना चाहिए, वरना फिर आपको दिक्कत हो जाएगी। अब बात करते हैं लाइब्रेरियन के बारे में। जो लाइब्रेरियन बनना चाह रहे हैं संस्कृत विभाग का, तो ध्यान रखना, तो राजस्थान संस्कृत विभाग विश्वविद्यालय के सबसे इंपॉर्टेंट यहां पर यह आ रहा है कि यहां पर कितने पोस्ट हैं, 20 पोस्ट हैं। तो आपके पास डिग्री क्या होनी चाहिए, मास्टर डिग्री होनी चाहिए लाइब्रेरी साइंस, इंफॉर्मेशन साइंस या डॉक्यूमेंटेशन साइंस और द इक्विवेलेंट प्रोफेशनल डिग्री विद द एट लीस्ट 55% मार्क्स। 55% मार्क तो आपको लाकर ही रखने पड़ेंगे, तब आप इसमें एलिजिबिलिटी आप रख सकते हो। उसके अलावा यहां पर एक बात रखी गई है कि कॉन्स्टेंटली गुड एकेडमिक रिकॉर्ड होना चाहिए विद नॉलेज ऑफ कंप्यूटराइजेशन ऑफ ए लाइब्रेरी, यानी कि थोड़ा सा आपको समझ होनी चाहिए जो लाइब्रेरी कंप्यूटराइजेशन है उसके बारे में। चलिए, उसके बाद में वही डिग्री का बात करते हैं कि अगर आपने यूजीसी नेट का एग्जाम दे रखा है तो आप एलिजिबल कर सकते हो। नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट में आपको क्लियर होना ही चाहिए, ध्यान रखना है ना, अदरवाइज फिर आपको दिक्कत हो जाएगा। और अगर आपकी पीएचडी डिग्री, वही सिमिलर बात है कि अगर आपकी पीएचडी डिग्री 11 जुलाई 2009 से पहले की है तो ये जो क्राइटेरिया है ए से लगाकर ई तक का, उसको आपको फुलफिल करना ही पड़ेगा, ध्यान रखना। तो ये चीजें आपको थोड़ा सा क्लियर कर लीजिएगा, फिर आप जो है इसके लिए फॉर्म अप्लाई करना होगा। आगे की बात करते हैं। चलिए, इसमें यहां पर बोला है कि गुड एकेडमिक रिकॉर्ड का मतलब क्या होता है। तो गुड एकेडमिक रिकॉर्ड का मतलब होता है जो आपने जैसे मास्टर डिग्री करी की है, जैसे एमलिब होता है, अगर एमलिब किया है उससे पहले के जो 3 क्लासेज होती हैं, जैसे मान लीजिए यहां पे अगर आपने बीए कर रखा है और यहां पर 12th कर रखी है, 10th कर रखी है, तो ये जो 3 हैं उसमें कम से कम यहां पर क्या बोला है कि यहां पर एटलीस्ट आपको एवरेज के हिसाब से माने तो 55% मार्क आपको होने चाहिए इन 3 एग्जामिनेशन के। पिछले जो 3 एग्जामिनेशन है उसमें टोटल मिला के यहां पर आपके 55% मार्क से ऊपर ग्रेप करने चाहिए। ठीक है, टू मास्टर डिग्री विद एट लीस्ट 50% मार्क इन ग्रेजुएशन, 50% मार्क तो आपका ग्रेजुएशन में ही होना चाहिए। उसके अलावा जो एकेडमिक कारण है वो 55% आपका क्लियर होना चाहिए, ध्यान रखना। इसे सारी चीजें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। ठीक है, चलिए अब यहां पर अगली बात करते हैं वर्किंग नॉलेज ऑफ हिंदी रिटन इन देवनागरी स्क्रिप्ट एंड नॉलेज ऑफ राजस्थानी कल्चर। राजस्थानी कल्चर के बारे में आपको समझ में आना चाहिए और देवनागरी यहां पर होना चाहिए। अब यहां पर एक नोट रखा गया, ये थोड़ा सा समझ लीजिए इस बात का। 1 जून 2002 से पूर्व किसी भी प्रदेश से अगर आपने एसईटी किया है या एसएलईटी किया है तो फिर आप इसमें फॉर्म भर सकते हो। लेकिन अगर 1 जून 2002 के बाद में अगर आप किसी भी प्रदेश से हैं, एसईटी या एसएलईटी किया है, तो फिर आप इसके लिए मान्य नहीं होंगे। आगे बात करते हैं। अब इसमें यह बोला है कि आपका ऑनलाइन आप फॉर्म भर सकते हो, लेकिन आपको कोई दिक्कत हुई है, अगर आपका संशोधन करना है और हाँ वहां आप विड्रॉल कर भी सकते हो। लेकिन यहां पर इन्होंने बोला है कि अगर आप कोई भी गलत सूचना अगर वहां पर डालते हो आवेदन में और फिर विड्रॉ करना चाहते हो तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगी। ओके, अब यहां पर एक और बात की गई है कि आपका इंटरव्यू भी होगा। जब आप फॉर्म अप्लाई कर देंगे, पास हो जाएंगे, तो इंटरव्यू भी होगा। लेकिन उस इंटरव्यू से पहले, साक्षात्कार का जो पहला दिन है ना, उससे पहले अगर आपका कोई भी डॉक्यूमेंट क्लियर नहीं है तो उससे पहले आपका क्लियर होना जरूरी है। इन्होंने बोला है कि जो शैक्षणिक अर्हता यहां पर दी गई है, अगर आप लास्ट ईयर में हो, मान लीजिए आप कोई भी कॉलेज के लास्ट ईयर में हो और आप फॉर्म भरना चाहते हो तो आप इसके लिए फॉर्म भर सकते हो, लेकिन साक्षात्कार से पहले, यानी कि साक्षात्कार जिस दिन हो रहा है उससे एक दिन पहले आपका वो सारा का सारा क्राइटेरिया सेट हो जाना चाहिए, आपको वो डिग्री मिल जानी चाहिए, ध्यान रखना। ठीक है, और यहां पर जो पे ग्रेड लेवल होगा वो यहां पर 10 लेवल पर रहेगा। उसके अलावा यहां पर बात करते हैं कि आपकी आयु कितनी होनी चाहिए। तो 1 2025 तक, यानी कि 1 जनवरी 2025 तक
आप 21 साल कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा 40 साल के होने चाहिए। ठीक है, इस एज के क्राइटेरिया में सेट होना चाहिए। उसके अलावा यहाँ पर अगर आप अनुसूचित जनजाति से हैं, अन्य पिछड़ा वर्ग से हैं, तो 5 साल का तो यहाँ पर वैसे भी मिलेगा। उसके अलावा अगर आप महिलाएं हैं इसी कैटेगरी में तो आपको 10 साल का यहाँ पे फायदा मिल जाएगा। सामान्य अगर आरक्षित आप महिलाएं हैं, सामान्य में अगर आप महिलाएं आती है तो 5 साल का, और अगर आप विधवा या परित्यक्ता या तलाकशुदा में कोई आता है तो उसके लिए आपका कोई भी एज क्राइटेरिया नहीं रखा गया है। ओके, अब यहां पर आता है चयन प्रक्रिया किस तरह से होगी। तो आपका लिखित परीक्षा होगी, उसके बाद में आपका इंटरव्यू लिया जाएगा, उसके साथ में जैसे आपका इंटरव्यू होता है फिर आपका जो है मूल्यांकन किया जाएगा या नॉर्मलाइजेशन की जो पद्धति है उसका यूज किया जाएगा। ध्यान रखना ये सारी चीजें इस हिसाब से कवर की जाएगी, और जो मेरिट आएगा फिर उसके लिए वो सिलेक्शन मिल जाएगा, यानी कि ये 20 सीटें भरी जाएगी। परीक्षा की तिथि अभी आई नहीं है और ना परीक्षा के स्थान आया, जल्दी ही इसके लिए आपको इंफॉर्मेशन हम लोग भी प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, अब यहां पर क्या बोला है कि उसके अलावा आवेदन की जो तिथि है वो कब है, तो ध्यान रखना 12 मार्च 2024 से लगाकर 10/4/2024 के बीच में इसका आप जो है फॉर्म भर सकते हो। परीक्षा का योजना और पाठ्यक्रम क्या होगा, तो ध्यान रखना ये वस्तुनिष्ठ यानी कि ऑप्शन टाइप पे आएगा। ठीक है, ध्यान रखना ऑप्शनल आएंगे और ऑप्शनल पे आपको टिक करने पड़ेंगे। और एक इंपॉर्टेंट बात है वो थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा कि जैसे आपका ओएमआर शीट आती है 4 ऑप्शन की, लेकिन इस बार 5 ऑप्शन की आएगी, ये ध्यान रखिएगा। फॉर्म कैसे भरना है तो सबको पता है, एसएसओ आईडी से आपको फॉर्म भरना है, 1 टाइम रजिस्ट्रेशन करना है। आधार कार्ड में अगर कोई भी दिक्कत है उसको पहले क्लियर कर लेना, बाद में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। 1 टाइम रजिस्ट्रेशन करने के बाद जैसे आप अपना नाम पता या पिताजी का नाम अगर चेंज करना चाहते हो फिर नहीं होगा, दिक्कत हो जाएगा, है ना, फिर आपका फॉर्म भी कैंसिल हो जाएगा। तो आप आराम से इसको चेक करके फिर आप फॉर्म जो है आपको भरना है, फिल करना है। चलिए अब बात करते हैं, जैसे आप इसका फॉर्म भरेंगे तो आपका एक बार पंजीयन शुल्क देना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन फीस आपको एक बार तो देनी ही पड़ेगी। अगर आपने पहले दे रखी है किसी एग्जाम में 1 टाइम रजिस्ट्रेशन के टाइम में तो फिर आपको कोई पेमेंट नहीं भरना है, आपको सिर्फ फॉर्म भरना है। ठीक है, तो अगर आप सामान्य से आता है या आपका पिछड़ा वर्ग क्रीमिलियर से है या अति पिछड़ा वर्ग क्रीमिलियर से है तो 600 रुपये। उसके बाद में अगर ओबीसी आरक्षित अगर किसी में भी आता है या पिछड़ा वर्ग नॉन क्रीमिलियर में तो 400 रुपये, और इसके अलावा आर्थिक रूप से कमजोर या शहरिया से आता है तो भी आपको 400 रुपये यहां पर फॉर्म का देना ही पड़ेगा, ये ध्यान रखना। ठीक है, चलिए आगे की बात करते हैं। अब एग्जाम किस तरह से लिया जाएगा तो ध्यान रखना, लाइब्रेरियन हो या फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर हो, इन दोनों के लिए पहले आपका रिटन एग्जाम होगा फिर इंटरव्यू होगा। रिटन एग्जाम में इस तरह का पेपर रखा गया है, यहाँ पर 3 पेपर है। पहला पेपर है सब्जेक्ट के हिसाब से, जो सब्जेक्ट के हिसाब से आपका पोस्ट रखा गया है वो सब्जेक्ट यहाँ पर आएगा 75 मार्क का, और आपको यहां पर 3 घंटे दिए जाएंगे। दूसरा भी पेपर जो है सब्जेक्ट के हिसाब से आएगा, वो भी 75 मार्क का, 3 घंटे इसमें दिए जाएंगे। और जनरल स्टडी ऑफ राजस्थान आएगा, जिसमें आर्ट एंड कल्चर जो सारे जो सब्जेक्ट हैं वो आएंगे। 50 मार्क का ये रखा जाता है, और उसके लिए 2 घंटे आपको दिए जाएंगे। यहाँ पर 200 मार्किंग यहाँ पर दी गई हैं। उसमें ये बोला गया कि इंटरव्यू के लिए आपको कैरी करने पड़ेंगे 24 मार्क्स। ध्यान रखना ये चीजें आपको क्लियर करना पड़ेगा। अब यहां एक और इंपॉर्टेंट न्यूज दी गई है कि टू एक्सटेंड द 3 टाइम्स ऑफ टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज द कैंडिडेट हु ऑब्टेन सच अ मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क इन रिटन एग्जामिनेशन एज मे बी फिक्स्ड बाय द कमीशन शैल बी समन्ड फॉर इंटरव्यू, यानी कि 3 गुना लोगों को बुलाया जाएगा, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। अब यहां पर क्या बोला है कि द कमीशन शैल नॉट रिकमेंडेड एनी कैंडिडेट हु हैज फेल्ड टू ऑब्टेन अ मिनिमम ऑफ 36% मार्क इन ईच पेपर, यानी कि इनमें से किसी भी पेपर में आपने 30% से मार्क कम की तो आप एलिजिबल नहीं हो पाएंगे। और ओवरऑल की बात करते हैं तो 40% मार्क तो आपको लाने ही पड़ेंगे, है ना, 40% से ज्यादा मार्क लाने पड़ेंगे, और 36 से कम ईच में कभी नहीं होना चाहिए, ये भी आप लोगों को ध्यान में रखना ही पड़ेगा। ठीक है, चलिए अब सिलेबस की बात करें तो सिलेबस विल बी सच एज स्पेसिफाइड बाय द कमीशंस फ्रॉम टाइम टू टाइम विल बी इंटीमेटेड टू द कैंडिडेट्स विद द स्टिपुलेटेड टाइम ऑफ द मैनर एज द कम्युनिकेशन डिमिट्स इफ इट। जब भी जो इसका क्राइटेरिया है, इसमें जो सिलेबस है वो जल्दी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि आपको 5 गोले देखने को मिलेंगे ओएमआर सीट पे। ध्यान रखना ओएमआर सीट पे 5 गोले देखने को मिलेंगे, जिसमें 4 तो आपके ऑप्शन होगा,
पांचवा ऑप्शन का मीन ये होगा कि अगर आपको चारों में से कोई भी आंसर नहीं आता है तो पांचवे पे आपको नीले पेन से गोला करना है। ठीक है, अगर आपने ये नहीं किया तो नेगेटिव मार्किंग आपको वहां पर लगेगी, 1/3 पार्ट वहां पे आपका काट लिया जाएगा। ध्यान रखना 1/3 पार्ट अगर आपने यहां पर मार्किंग नहीं की, अगर आपका आंसर नहीं आता तो 5 नंबर पर आपको वहां पर मार्किंग करनी है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप लोगों को समझ में रखनी होगी। तो ये आपकी थी पोस्ट और सारी इंफॉर्मेशन मैंने आपको दे दी है। फिर भी अगर आपको कोई भी दिक्कत है तो कमेंट में बता दीजिएगा, मैं आपको उसमें क्लियर कर दूंगा। और उसके हिसाब से अगर किसी भी सिलेबस के बारे में या कोई भी इंफॉर्मेशन आती है तो हम लोग इस चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचा देंगे। तो मिलते हैं ऐसी कोई इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक आप चैनल पर बने रहेगा। थैंक यू वेरी मच।